हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से निकाल कर खुद वहाँ पर बॉन्ड बना लेता है। इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो इसका मतलब ऐसे निकलेगा: अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर when a more reactive element displaces or pushes out a less reactive element from a compound that contain the less reactive element। बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं, वो याद करनी होगी और आपको बहुत इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए 3 एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी की बुक में मैंने वो लिखे हैं, देखें आप। यहाँ ये जो है Fe है, कॉपर सल्फेट है। अगर आप Fe कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ध्यान से देखिए, सल्फेट के साथ Fe यानी कि फेरस आ गया और इसने क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, जिसको हम फेरस सल्फेट भी कहते हैं, और कॉपर को अलग कर दिया। तो आप नोटिस करें, फेरस ने कॉपर की जगह ले ली और कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप आगे देखें, जिंक है, उसने भी कॉपर सल्फेट में कॉपर सल्फेट को हटा के अपनी पोजीशन यानी कि जिंक सल्फेट बनाई, कॉपर को सेपरेट कर दिया। ठीक इसी तरीके से लेड है ये, जिसने कॉपर क्लोराइड में अगर हमने ऐड किया तो कॉपर क्लोराइड को हटाकर उसमें से कॉपर हटा के खुद लेड आ गया और अब ये क्या बना दिया, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग। तो इससे आपको पता लगा कि अच्छा, एक चीज़ हो रहा है इसमें, आपको पता लगेगा कि ये तीनों ही एलिमेंट जो हैं वो कॉपर से ज़्यादा एक्टिव है, तभी जो है इन्होंने कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो अगर आप किसी भी ऐसे एलिमेंट को जो हाई रिएक्टिव है उसमें आपने लेस रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिया तो क्या होगा, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। और इससे क्या होगा कि वो रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वही लॉजिक है, बिकॉज लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैव नो पावर टू डिस्प्लेस दी हाई रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। इसी प्रक्रिया में जब आप आगे पढ़ोगे तो एक आपको और रिएक्शन दिखेगा, उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, देखो, अगर आप, इसका एक एग्जांपल है, इसमें मतलब होता क्या है कि दोनों जो आयंस निकले हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसलिए इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि 2 बार विस्थापन हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम सल्फेट को बैरियम क्लोराइड में डाला और इसमें क्या हुआ कि बैरियम सल्फेट आया और सोडियम क्लोराइड आया। तो अगर आप देखो, सोडियम के साथ सल्फेट था, यहाँ पर बैरियम के साथ सल्फेट आया है, और बैरियम के साथ क्लोराइड था तो यहाँ पे सोडियम के साथ क्लोराइड आया। इसका मतलब सोडियम ने क्लोराइड की जगह ले ली और बैरियम ने सल्फेट की जगह, इसीलिए यहाँ पर बैरियम सल्फेट बना और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना। तो ये सभी प्रकार के जो रिएक्शंस हैं वो आप इजीली समझ सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल आपको चाहिए कि आपको आना चाहिए अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। जिसको ये आता है वो इस एक्सपेरिमेंट को या इन रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। आप देखो, मैं आपको अभी इसमें रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज है, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ है, मतलब मेटल्स का आपस में रिएक्शन दे रखा है। अगर आप देखें, इसमें मैंने कुछ एक 2-4 ऐड भी कर दिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाते हैं। आपकी बुक में 2-3 एलिमेंट इसमें कम लिखे होंगे, आप देखो। अगर आप इसको नोटिफाई करें तो ऐसे होगा कि आप इसको ऐसे समझिए, ये पोटेशियम है, फिर सोडियम है, लिथियम है, बैरियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये जो सीरीज़ है ये डाउन है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और सबसे नीचे जो है वो सबसे लेस रिएक्टिव। अब जैसे यहाँ से आप ऊपर से नीचे आओगे तो वो उतना लेस रिएक्टिव होता जाएगा। तो पोटेशियम से थोड़ा सा कम रिएक्टिव है सोडियम, और उससे कम रिएक्टिव है लिथियम, उससे कम बैरियम। तो आप ऐसे ही सीक्वेंस को याद करेंगे। और देखो, ये बड़ी सिंपल सी बात है, इफ़ वी हैव अ नॉलेज विच वन इज़ रिएक्टिव वी कैन ईजिली परफॉर्म
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इफ़ वी डोंट हैव द नॉलेज कि कौन सा कहाँ पर आएगा, देन वी आर नॉट केपेबल टू गिव आंसर बिकॉज हमें पता ही नहीं होगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है। तो ये हमें याद करना पड़ता है। जो याद कर लेगा इस सीक्वेंस को, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस इसमें कोई भी वर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा एक आध होगा तो मैं अलग से आपको इन्फॉर्म करूँगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊँगा। यहाँ पर जो आपके पास है उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड, जैसे टिन किया है, मैंने ऐड किया है, यहाँ प्लेटिनम किया है। आजकल इसकी बहुत ज्वेलरी बनती है, रिंग्स बनती हैं, तो मैंने प्लेटिनम ऐड किया है। ऊपर आपने बेरियम मैंने ऐड किया है, लिथियम ऐड किया है। तो ये मैंने ऐड करा है आपकी बुक से, तो आप ये 4-5 और भी याद करें। तो अब कन्फ्यूजन कहाँ होती है, अगर लोगों को ये ना पता हो कि जिंक ज़्यादा एक्टिव है या फेरस ज़्यादा एक्टिव है या टिन ज़्यादा एक्टिव है। अब लॉजिक हमने अभी पढ़ा कि अगर हम ऐसे एलिमेंट को रिएक्ट करा रहे हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही तो डिस्प्लेस करेगा। अगर वो नहीं, छोटा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है मतलब, तो फिर क्या होगा, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। ऐसे में हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। तो अगर हम चाहते हैं कि फेरस को जिंक में डालें तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम लेड को डाल रहे हैं कैल्शियम में, किसी कैल्शियम के सॉल्ट में, तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये सब क्या है, हाई रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कराऊंगा। अब हम उस वीडियो में उसको समझेंगे, और साथ ही इस वीडियो के जो क्वेश्चंस आप करें, जो भी आपको समझ में आया प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको रिप्लाईज दूंगा। थैंक यू गाइस।